जी जी, स्टार्ट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाइक है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से हूँ। और आज मेरी प्रेजेंटेशन है प्लेटलेट ब्लड कोएगुलेशन और हीमोस्टेसिस पे। तो जब भी हम ब्लड की बात करते हैं उनमें तीन फॉर्म्स एलिमेंट की या फॉर्म सेल्स की बात करते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज होते हैं वो हमारी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन कैरिंग में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसीज इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं और जो प्लेटलेट है इनका मेन फंक्शन जो है वो कोएगुलेशन में हेल्प करना होता है। तो अगर प्लेटलेट की अब बात की जाए तो इनका टोटल काउंट हमारी बॉडी के अंदर 150 से 410 9 पर लीटर या 1.5 लाख से 4 लाख होता है। इस तरह हम लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं। डायमीटर इनका 0.5 से 3 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पैन, ये ब्लड में इनके 10 डेज का लाइफ स्पैन होता है। अब प्लेटलेट्स बनते किस तरह हैं? ये मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं एंडोमाइटोटिक सिंक्रोनियस रेप्लिकेशन प्रोसेस के जरिए। एक मेगा कैरियोसाइट अप्रोक्सीमेटली 1000 to 5000 प्लेटलेट्स बनाता है। अब मेगा कैरियोसाइट्स की बात की जाए तो एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं। सिंगल लॉब्ड इनका न्यूक्लियस होता है। लो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है और मेच्योर होते हैं एंडोमाइटोटिक सिंक्रोनियस रेप्लिकेशन के जरिए। अब ये प्लेटलेट प्रोडक्शन दिखाई गई है। पहले मेगा कैरियोसाइट की मेच्योर होते हैं एंडोमाइटोटिक सिंक्रोनिक न्यूक्लियर रेप्लिकेशन से। उसके बाद उनकी साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलेशन होती है और फिर प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं। प्लेटलेट ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। जो मेगा कैरियोसाइट होते हैं वो सिंगल लॉब न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन जैसे हमने आरबीसीज में पढ़ा था एरिथ्रोपोइटिन। जब हमारी बॉडी में आरबीसीज कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, तो एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है और वो बोन मैरो को सिग्नल देता है कि वो मोर आरबीसीज को प्रोड्यूस करें। इसी तरह हमारे प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन के लिए या प्लेटलेट की फॉर्मेशन के लिए एक रेगुलेटर होता है थ्रोम्बोपोइटिन। ये लीवर से निकलता है। 95% मेजोरिटी लीवर से निकलता है और उसके बाद जो 5% है वो किडनी या अदर से। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है? जब प्लेटलेट्स बॉडी में कम होते हैं तो जो लीवर होता है वो सिग्नल देता है बोन मैरो को कि वो मोर प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करें और फिर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स प्रोडक्शन होती है। अब प्लेटलेट्स के साथ लगा होता है ग्लैक्टोज और सिएलिक एसिड। जैसे जैसे प्लेटलेट की एजिंग होती है वो सिएलिक एसिड हट जाता है और जो ग्लैक्टोज है वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज कैसे होता है? एल्शुअल मोरल रिसेप्टर्स होते हैं किडनी के, उनके साथ ये अटैच या एक्सपोज हो जाता है। इसकी वजह से लीवर को ये सिग्नल मिलता है कि वो थ्रोम्बोपोइटिन को रिलीज करें। जब वो थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज करते हैं तो वो जाके बोन मैरो पे एक्ट करता है और बोन मैरो फिर मोर प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं। और इसके बाद इसमें CMPL रिसेप्टर भी होते हैं जो प्लेटलेट्स और मेगा कैरियोसाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिनके साथ ये बाइंड करके प्लाज्मा से निकल जाते हैं। और अगर बात की जाए कि हमारे अगर हमें हमारी बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है, प्लेटलेट्स कम हुए हैं, तो थ्रोम्बोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट ज़्यादा हुए हैं तो थ्रोम्बोपोइटिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब प्लेटलेट स्ट्रक्चर्स, प्लेटलेट स्मॉल्स होते हैं जैसे हमने ऊपर बात की थी 0.5 से 3 इन माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। स्मॉल होते हैं, डिस्कोएट होते हैं। डिस्कोएट का मतलब होता है फ्लैट सर्कुलर शेप या डिस्क शेप। अब इनके जो सरफेस है ये प्लेटलेट्स के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। उनमें तीन तरह के यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन डिस्कस किए गए हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन करते क्या हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एडहियन और एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। एडहियन, प्लेटलेट्स का वॉल के साथ अटैच होना, ये एडहियन कहलाता है और जो प्लेटलेट्स का प्लेटलेट के साथ अटैच होना ये एग्रीगेशन कहलाता है। इनमें पहला ग्लाइकोप्रोटीन 1B, ये फैसिलिटेट करता है एडहियन को। और ये मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, माइक्रो मॉलिक्यूलर नहीं बनाता, गलती से लिखा गया। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाता है 5, ग्लाइकोप्रोटीन 5 और 9 के साथ। अगर इसका डिफेक्ट हो जाए तो बर्नार्ड सोलिड सिंड्रोम हो जाते हैं, जिसमें एडहेजन का मसला हो जाता है और जो प्लेटलेट्स हैं वो लार्जर देन नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद है ग्लाइकोप्रोटीन 1A 2A एंड 6। ये भी एडहेजन को प्रमोट करवाते हैं। कोलेजन, जो वेसल वॉल में जो कोलेजन होती है उससे एक्सपोज करवाकर। ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A ये एग्रीगेशन में हेल्प करवाते हैं। एग्रीगेशन को फैसिलिटेट करवाते हैं, मतलब प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करना। अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो हमारे पास ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया डिजीज हो जाती है, जिसमें प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं हो पाते। अब प्लेटलेट का अल्ट्रा वायलेट स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसमें तो
तीन स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल, डेंस ग्रेन्यूल, स्पेसिफिक अल्फा ग्रेन्यूल, ये और लाइसोसोम। इलेक्ट्रॉनिक डेंस ग्रेन्यूल में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडीपी होता है, कैल्शियम, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, एपिनेफ्रीन। और स्पेसिफिक अल्फा ग्रेन्यूल्स में फेब्रिनोजिन, अल्फा 5, वॉन विलेबॉन्ड फैक्टर, फेब्रिनोनेक्टिन, हेपरिन एंटागोनिस्टिक, डीपी, पीडीजीएफ यानी प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, अदर प्रोटीन, टीजीएफ अल्फा एंड ऑल क्लोटिंग फैक्टर। जो हमारे पास 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक अल्फा ग्रेन्यूल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम, ग्लाइको कैलेक्स, ग्लाइकोजन, माइटोकॉन्ड्रिया, डेंस ट्यूबुलर सिस्टम, प्लेटलेट, फॉस्फोलिपिड, लाइसोसोम और सब मेम्ब्रेनियस फिलामेंट्स भी ये अल्ट्रा वायलेट स्ट्रक्चर में हमें नजर आते हैं। अब प्लेटलेट एंटीजन। प्लेटलेट की सरफेस पे कुछ एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं जो प्लेटलेट स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इनमें हमारे पास ह्यूमन प्लेटलेट एंटीजन HPA, ABO, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन HLA प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्लास 1 प्रेजेंट होती है, क्लास 2 नहीं। ये वही HLA हैं जो हमने ल्यूकोसाइट्स में पढ़े थे, उनकी क्लास 1। प्लेटलेट्स के फंक्शन, मेन फंक्शन इसका प्लेटलेट प्लग बनाना ही होता है, हीमोस्टेसिस कोएगुलेशन में हेल्प करता है, हीमोस्टेसिस रिस्पॉन्स में इनका जो मेन फंक्शन होता है प्लेटलेट प्लग बनाना ही होता है। लेकिन प्लेटलेट प्लग भी किसी तरीके से बनना है तो उसमें जो तीन इसके मेजर फंक्शंस आते हैं वो एडहियन, एग्रीगेशन एंड एम्पलीफिकेशन। एडहियन प्लेटलेट्स का वॉल के साथ अटैच होना, एग्रीगेशन प्लेटलेट्स का प्लेटलेट के साथ अटैच होना, और एम्पलीफिकेशन मतलब एक्टिवेशन। अब एग्रीगेशन और एडहियन होती किस तरह है? पहले अगर हम एग्रीगेशन देख लें तो हमने ऊपर दो ग्लाइकोप्रोटीन पढ़े थे, 2B और 3A। 2B और 3A जो एक प्लेटलेट के होते हैं वो एक प्लेटलेट के ऊपर जब 2B और 3A ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और फिब्रिनोजिन के साथ अटैच होते हैं। और फिर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, वही वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और फिब्रिनोजिन दूसरी प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A के साथ अटैच होता है। और अगर एडहियन की बात करें तो एडहियन में जो ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर जो एडहियन में हेल्प करता है हमें ग्लाइकोप्रोटीन वो है 1B। 1B ग्लाइकोप्रोटीन वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स के मल्टीपल के साथ पहले अटैच होता है और फिर वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हमारे पास वॉल के साथ या एंडोथेलियल वॉल के साथ अटैच होते हैं। इस तरह हमारी एडहियन होती है। एम्पलीफिकेशन या प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, इसमें दो तरह की एक्टिवेशन होती हैं, एक प्राइमरी एक्टिवेशन होती है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी होती है या अल्फा ग्रेन्यूल से कंटेंट रिलीज होता है, या डेंस ग्रेन्यूल में एडीपी रिलीज होता है। डेंस ग्रेन्यूल यही स्ट्रक्चर में हमने भी ये पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंस ग्रेन्यूल, इसमें एडीपी है, यहाँ से एडीपी रिलीज होता है। जो हमारे पास अल्फा ग्रेन्यूल से रिलीज होता है कंटेंट वो एग्रीगेशन में हेल्प करता है, और जो एडीपी है वो मेजर रोल प्ले करता है प्लेटलेट की एक्टिवेशन में। और उसके बाद सेकेंडरी एक्टिवेशन में हमारे पास आता है थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट स्टेबल प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए बनाने में या करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन A2 जो हमारी साइक्लिक AMP यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसे लो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिलीज रिएक्शन है वो इन्हांस हो जाते हैं। और हमारे पास जो प्लेटलेट की एक्टिवेशन है वो प्रमोट हो जाती है। और इसके अलावा ये वैसो कंस्ट्रिक्शन ये एक्टिविटी में भी पार्ट लेते हैं, यानी ये अच्छे वैसो कंस्ट्रिक्टर भी हैं। अब थ्रोम्बोक्सिन तो हो गया, ये पार्ट लेता है एक्टिवेशन में, सेकेंडरी एक्टिवेशन में पार्ट लेते हैं। लेकिन हर चीज़ का कोई एंटागोनिस्ट भी होता है, और इसका एंटागोनिस्ट है प्रोस्टासाइक्लिन। अगर ये एग्रीगेशन को थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन को प्रमोट करवा रहा है तो प्रोस्टासाइक्लिन एग्रीगेशन को इनहिबिट करवाने की कोशिश करेगा। तो प्रोस्टासाइक्लिन पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन है। और इसके बाद अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 CAMP को लो करवा रहा है और रिलीज रिएक्शन को इन्हांस करवा रहा है तो प्रोस्टासाइक्लिन जो उसका एंटागोनिस्ट है वो CAMP को इंक्रीज करवाएगा, जिसकी वजह से रिलीज रिएक्शन इनहिबिट हो जाएंगे। अब ये किस तरह इनहिबिट होता है किस तरह नहीं, ये करने के लिए आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे, जब भी CAMP यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इंक्रीज होगा तो कैल्शियम कंसंट्रेशन जो फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इस तरह एग्रीगेशन और एडिशन रुक जाएगी।
अब ये प्रोस्टासाइक्लिन के आगे CAMP पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब ये CAMP को इंक्रीज करवा रहे हैं। जब ये CAMP को इंक्रीज करवाएंगे तो कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली एग्रीगेशन और एडहेजन प्रिवेंट हो जाएंगी। इस तरह ये प्रिवेंशन की तरफ चला जाएगा, मतलब एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, प्रोटीन प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट कर देगा। और ये थ्रोम्बोक्सिन A2, इसके आगे लिखा हुआ है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये CAMP को कम करवा रहा है। जब ये CAMP को कम करवाएगा तो जो हमारे पास कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और जो एग्रीगेशन है एडहेजन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी यानी इनहेंस हो जाएगी। इस तरह ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर्स। अल्फा प्लेटलेट के अल्फा ग्रैन्यूल्स में ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर PDGF। ये प्लेटलेट्स में अल्फा ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्मूथ वेस्कुलर वेसल्स के जो स्मूथ मसल के जो सेल होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है या उसे स्टिमुलेट करता है। अब हर चीज को इनहिबिट करने के लिए अगर कोई चीज प्रमोट हो रही है तो उसे कोई ना चीज इनहिबिट भी कर रही होगी। तो यहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स हैं जो प्लेटलेट फंक्शंस को इनहिबिट करते हैं। एक नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा कि वो एग्रीगेशन को खत्म करवाते हैं या नहीं होने देता। और उसके बाद है एक्टो न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइडेज, जो ADPase भी कहलाता है, एक्ट एज ADPase। ADP प्राइमरी एक्टिवेटर है, लेकिन जो ADPase है, मतलब एज जिसके भी आगे ASE लग जाए तो उसका एंजाइम बन जाता है, मतलब उसे तोड़ता है, तो ये ADPase है, इस चीज को कंफ्यूज मत करिएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है एंडोथेलियल सेल से, मैक्रोफेजेस से और प्लेटलेट से। प्लेटलेट एक्टिवेशन को इनहिबिट करवाता है और डायलेशन को प्रमोट करवाता है, मतलब ये अच्छा वैसो डायलेटर है नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद प्रोस्टासाइक्लिन, ये भी एंडोथेलियल सेल से ही रिलीज होता है, इनहिबिट करवाता है प्लेटलेट फंक्शन को, और ये भी वैसो डायलेटर है। एक्टोन्यूक्लियोटाइडेज, ये भी वैसो डायलेटर है, और ऑटोमेटिकली ये भी प्लेटलेट फंक्शन को इनहिबिट करवाता है, बिकॉज ये भी प्लेटलेट इनहिबिटर्स की हेडिंग में ही आ रहा है। उसके बाद हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस की अगर हम जनरल बात करें तो ये होता है स्टॉपिंग ऑफ ब्लड फ्लो या ब्लीडिंग को स्टॉप करना, हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस एक, अगर हम कोएगुलेशन हो रही है, हीमोस्टेसिस हो रही है, तो ये नहीं है। हीमोस्टेसिस एक ब्रॉड टर्म है जिसके नीचे कुछ सब हेडिंग्स आती हैं, अगर वो सारे काम हो रहे हों तो हम फिर कहते हैं हीमोस्टेसिस हो रही है। हम अकेला कोएगुलेशन को नहीं कहते कि हीमोस्टेसिस हो रही है। इनके नीचे तीन चीजें या तीन सब हेडिंग्स आती हैं। वेस्कुलर स्पैज्म, जिसे हम कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, प्लेटलेट प्लग, एंड ब्लड कोएगुलेशन। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब अगर हमें कहीं पर कोई चोट लगी है, छोटी या भरी कुछ भी, तो उसका जो सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है वो होता है वेजो कंस्ट्रिक्टर, मतलब वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना। ये इसलिए होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाए और कम से कम ब्लड हमारा जो है वो जाया हो। इसमें जो अभी हमने ऊपर एक अच्छा वैजो कंस्ट्रिक्टर पढ़ा है, थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 एक अच्छा वैजो कंस्ट्रिक्टर है, और यहाँ पे सिरोटिनिन और ADP भी लिखा हुआ है, लेकिन थ्रोम्बोक्सिन A2 हमारा एक वैजो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड फ्लो को रिड्यूस करेगा, और उतनी देर में जो प्लेटलेट प्लग है वो एक्टिवेट हो जाता है। प्लेटलेट प्लग अभी ऊपर किस तरह बनेगा कि पहले एडहियन होगी, एडहियन मतलब प्लेटलेट्स का वॉल के साथ अटैच होना, ये कोलेजन एक्सपोज होगा, प्लेटलेट एडहियन होगी, उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी, थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP इन्हें करवाएंगे। उसके बाद एग्रीगेशन यानी प्लेटलेट का प्लेटलेट से साथ बनना, और उसके बाद प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बन जाएगा, स्टेबल हीमोस्टेटिक प्लग इवेंचुअली उसकी तरफ जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास प्राइमरी ये प्लेटलेट प्लग बनता है वो इतना मजबूत नहीं होता, कि अगर पीछे से कोई थोड़ा सा ज्यादा फ्लो आया तो वो प्लेटलेट प्लग भी टूट जाएगा और फिर ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें कच्चा काम नहीं चाहिए, हमें कोई एक सॉलिड काम चाहिए जो जिसके बाद हमें किसी चीज की गुंजाइश ना रहे। तो ये दो काम जब हो जाते हैं उसके बाद फिर हम जाते हैं एक सही जो हमारे पास चीज आए वो होता है फिब्रिन। हमें फिब्रिन चाहिए जिसे वो क्रॉस मैशअप बनाए, और उसके बाद फिर हमारे पास एक अच्छा पक्का काम हो जाए, हीमोस्टेटिक प्लग, स्टेबल हीमोस्टेटिक प्लग बन जाए। उसके लिए हम जाते हैं ब्लड कोएगुलेशन की तरफ, कोएगुलेशन कैस्केड की तरफ। अब ब्लड कोएगुलेशन कैस्केड की बात करें तो इसमें तीन
चीजें आती हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे ये होता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब इन लैब या कह लें, और उसके बाद इनसाइड द लैब। इन विवो होता है इनसाइड द बॉडी। इन जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो हमारे एपीटीटी को मेजर करता है, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो हमारे पीटी को मेजर करते हैं, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सॉरी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और उसके बाद जो कॉमन पाथवे है वो टीटी को मेजर करते हैं, थ्रोम्बिन टाइम। अब हमारे इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2, 1। लेकिन जो 10, 5, 2, 1 है हमारे ये कॉमन पाथवे में आते हैं, ये इन उसमें भी आएंगे, इंट्रिंसिक पाथवे में भी और एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर नहीं लिखे है। उसके बाद ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो हमारे पास 3 है, फैक्टर 3 सॉरी 7। यहाँ पे टिश्यू फैक्टर एक्ट करता है, फैक्टर 7 के ऊपर ये से कन्वर्ट कर देते हैं फैक्टर एक्टिवेटेड फॉर्म में, 7 एक्टिवेटेड फॉर्म में। और जो कॉमन पाथवे हैं उसमें आते हैं 10 की एक्टिवेटेड फॉर्म के साथ जो फैक्टर 5 है एक्टिवेटेड वो आकर अटैच होगा और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे, फिर थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। अब टिश्यू फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 13 टिश्यू कोएगुलेशन फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 13 कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। पहला कोएगुलेशन फैक्टर फिब्रिनोजिन, जिसकी एक्टिवेटेड फॉर्म फेब्रिन सबयूनिट है। फिर प्रोथ्रोम्बिन, जिसमें थ्रोम्बिन में ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म थ्रोम्बिन है, इसमें थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना है। उसके बाद टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 3 या टिश्यू फैक्टर। फैक्टर 4 होता है कैल्शियम, जो सिंपल कैल्शियम आइंस हैं वो फैक्टर 4 होते हैं। फैक्टर 5 लायबल फैक्टर। फैक्टर 6 कोई भी नहीं है। फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टर। फैक्टर 8 एंटी हिमोलिटिक फैक्टर। इसके डिफेक्ट हो, डायलेशन हो या म्यूटेशन हो जाए इसमें तो हमें हीमोफीलिया ए हो जाता है। और उसके बाद फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 9 में अगर कोई डिफेक्ट इसमें म्यूटेशन हो तो हमें हीमोफीलिया बी हो जाता है, ये हीमोफीलिया बी की तरफ चला जाएगा। और उसके बाद फैक्टर 10 स्टॉर्ड प्रोवर फैक्टर। फैक्टर 9 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडिन। इसमें अगर डिफेक्ट हो तो फैक्टर सी की तरफ बात, हीमोफीलिया सी की तरफ बात चली जाती है। फैक्टर 12 हैंगमैन फैक्टर। फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। मतलब जब हमारे पास यहाँ पे फिब्रिन से फिब्रिनोजिन बनेगी तो सॉरी, फिब्रिनोजिन से जब फिब्रिन बनेगी, या एरो उल्टा आना है, फिब्रिनोजिन से जब फिब्रिन बनेगी तो यहाँ पर उसे स्टेबल रखने के लिए, उस क्लॉट को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर फैक्टर 13 एक्ट करता है। इसके अलावा इन फैक्टर्स में 2, 7, 9, 10 ये हमारे पास विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। विटामिन के डिपेंडेंट क्यों हैं? क्योंकि इन फैक्टर्स के अंदर जो टर्मिनल ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज होते हैं उनकी कार्बोक्सिलेशन के लिए, गैमा कार्बोक्सिलेशन के लिए विटामिन के ज़रूरी होते हैं। और इन सब में आपने देखा होगा कि इन सब की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो सारी सीरीन प्रोटीएज लिखा हुआ है। ये सारे सीरीन प्रोटीएज नेचर के होते हैं, बस सिवाय फैक्टर 5 और 9 को निकाल कर, ये कोफैक्टर्स में आते हैं। अब सीरीन प्रोटीएज क्या होता है? एंजाइम दैट क्लीवेज पेप्टाइड बॉन्ड। अब हर कोफैक्टर जो है वो प्रोटीन नेचर के हैं, लिवर में इनकी सिंथेसिस होती है और ये प्रोटीन नेचर के हैं। तो प्रोटीएज, अभी ASE किसी भी चीज़ की एंड पे आ जाए तो उसका एंजाइम बन जाता है और उसे तोड़ देता है, तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे तो उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं सेरीन प्रोटीएज। और इसमें जो सेरीन है वो अमाइनो एसिड या न्यूक्लियोफिलिक अमाइनो एसिड की तरह जो एक्टिव साइड है वहां पर एक्ट करता है। इसके बाद कोएगुलेशन इन विवो। इन विवो अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक्सट्रिंसिक पाथवे में आती है, मतलब इसकी जो इनिशिएशन है वो इन विवो से ही स्टार्ट होगी, एक्सट्रिंसिक पाथवे से स्टार्ट होगी। एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब फैक्टर 7 से। जब फैक्टर 7 की एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कब? जब उसके ऊपर टिश्यू फैक्टर एक्ट करेगा। अब इसमें हमें कोई भी कोagulation अगर कैस्केड स्टार्ट हो तो हमें चाहिए क्या होता है अल्टीमेटली? फिब्रिन। अब फिब्रिन बनाने के लिए भी हमें चाहिए थ्रोम्बिन, क्योंकि थ्रोम्बिन अगर होगा तो ही वो फिब्रिनोजिन से फिब्रिन में कन्वर्ट हो गए। अगर थ्रोम्बिन ही ना हुआ हमारे पास तो हम एक स्टेबल जो है हीमोस्टेटिक प्लग वो किस तरह लेंगे?
तो जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रोम्बिन इट डिपेंड अपॉन थ्री एंजाइम्स। एक्सट्रिंसिक केस जिसमें हमारे पास टिश्यू फैक्टर फैक्टर 7 आता है एक्टिवेटेड फॉर्म में कैल्शियम, और पीएल का है फॉस्फोलिपिड। इंट्रिंसिक के केस में हमारे पास आते हैं फैक्टर 9, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में, फैक्टर 8 एक्टिवेटेड फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम। उसके बाद है प्रो थ्रोम्बो थ्रोम्बिनेस कॉम्प्लेक्स, इसमें आते हैं 10 और 5, फैक्टर 10 और 5 अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम। अब इसमें दो फेस होती हैं, इनिशिएशन फेस और एम्पलीफिकेशन फेस। इनिशिएशन फेस आप इस तरह याद रख लें कि जो इनिशिएशन फेस है वो हमारी एक्सट्रिंसिक में होनी है, इंट्रिंसिक पाथवे में होनी है, और जो एम्पलीफिकेशन फेस है वो अल्टीमेटली उसमें होनी है, इंट्रिंसिक पाथवे में। अभी इनिशिएशन फेस में मतलब अगर इन विवो है तो स्टार्ट ये फैक्टर 7 से ही हो रहा है। फैक्टर 7 से स्टार्ट होगा, इसके ऊपर टिश्यू फैक्टर एक्ट करेगा, वो सिर्फ अपनी इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये 10 पे फैक्टर 10 पे एक्ट करेगा, फैक्टर 10 को इसमें कन्वर्ट कर देगा उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में। फिर थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना चाहिए, और उसके बाद फेब्रिन फेब्रिनोजिन से फेब्रिन। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह होता है कि जो फैक्टर 10 होता है उसके साथ हमें चाहिए फैक्टर 5। फैक्टर 5 फैक्टर 10 अपने को फैक्टर फैक्टर 5 के साथ अटैच होगा, फिर ही वो अपना सही तरह जो फंक्शन है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का वो कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे इनिशिएशन फेस में इस तरह नहीं होता, फैक्टर 10 तो होता है लेकिन उसके पास उसका को फैक्टर नहीं होता, इसलिए प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनती तो है प्रोथ्रोम्बिन से, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हम उसे आगे फिब्रिन पॉलीमराइजेशन करवा सकें। तो इसलिए जो टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इंट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर 9 और 11 को एक्टिव कर देते हैं, और यहाँ से हमारी ये शिफ्ट हो जाती हैं ये एम्पलीफिकेशन फेज पे। जब एम्पलीफिकेशन फेज स्टार्ट होती है तो पहला काम तो ये करते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे चल रहा था उसे इनहिबिट करवा देते हैं। अब वो इनहिबिट कैसे होता है, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर के जरिए। जब वो टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिट हो गया मतलब वहां से थ्रोम्बिन बनना खत्म हो गया, अब जितनी भी प्रोडक्शन होनी है वो इंट्रिंसिक पाथवे पे ही डिपेंड कर रही है। जो फैक्टर 8 और फैक्टर 5 है, ये इस इंट्रिंसिक पाथवे में ये यहाँ पर आते हैं और ये अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। अब जो फैक्टर 8 एक्टिवेटेड है उसने 9 फैक्टर 9 एक्टिवेटेड के साथ अटैच होना है, और 10 को उसकी 10 की एक्टिवेटेड फॉर्म में कर देना है। ये जो 9A लिखा हुआ है ना इसके साथ ये अटैच होगा फैक्टर 8, और उसके बाद 10 को 10A में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा जो फैक्टर 5 है उसने 10 के साथ अटैच होना है, 10A के साथ, उसकी मतलब उस 10 की एक्टिवेटेड फॉर्म के साथ अटैच होना है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देना। और यहाँ से फिर ये प्रोथ्रोम्बिनेस कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, मतलब यहाँ से ये फिर थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बनेगा, थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजिन और से फिब्रिन, और उसके बाद फिर स्टेबल फिब्रिन आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से देख लेते हैं डायग्राम से इन विवो वेसल इंजरी। यहाँ पे वेसल इंजरी हुई, टिश्यू फैक्टर एक्सपोज हुआ, टिश्यू फैक्टर एक्सपोज होने के बाद जो 7 है वो 7A में कन्वर्ट हुआ टिश्यू फैक्टर के साथ, और उसके बाद 10 को उसने 10A में कन्वर्ट किया प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजिन को फिब्रिन के साथ। लेकिन यहाँ पे फिर कह रही हूँ थ्रोम्बिन की प्रोडक्शन हो रही है लेकिन इतनी अच्छी नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है कि यहाँ पर ये 9 और 11 को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। जब फैक्टर 7 9 और 11 को एक्टिवेट करेगा तो इंट्रिंसिक पाथवे का जो सीक्वेंस है वो है 12, 12 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 9, यहाँ हम ऊपर ही चले जाते हैं, ये इंट्रिंसिक पाथवे का ये सीक्वेंस है 12, 12 के बाद फैक्टर 11 बनेगा, 11 के बाद 9, 9 के साथ 8 एक्टिवेटेड अटैच होगा और वो फैक्टर 10 को 10 की एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर उस फैक्टर 10 की एक्टिवेटेड फॉर्म के साथ फैक्टर 5, मतलब ये फैक्टर 8 और फैक्टर 5 को फैक्टर्स है ना, तो फैक्टर 5 10 के साथ अटैच होगा और फिर वहां पे थ्रोम्बिन प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। इसी तरह यहाँ पे ये बात हो रही है, फैक्टर 11 से फैक्टर 9 बना, फैक्टर 9 के साथ आकर
फैक्टर 8 अटैच हुआ। अब फैक्टर 8 की एक्टिवेटेड फॉर्म अटैच हुई। अब इसे एक्टिवेटेड भी यहाँ पे टी इसलिए लिखा है क्योंकि थ्रोम्बिन, जो थोड़ी सी थ्रोम्बिन है वहाँ एक्सट्रिंसिक पाथवे से बनी थी, वो इतनी सफिशिएंट थी कि वो आगे इंट्रिंसिक पाथवे को चला सके। तो फैक्टर जो हमारा वॉन विलिब्रॉन फैक्टर है, इसके ये हमारे पास एक कैरियर है फैक्टर 8 का। ये फैक्टर 8 को लेकर आएगा, वो जो थोड़ी सी थ्रोम्बिन होगी वो फैक्टर 8 को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 8 और 9 9 का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो अल्टीमेटली 10 को 10A में कन्वर्ट करेगा, 10 की एक्टिवेटेड फॉर्म में। जब 10 की एक्टिवेटेड फॉर्म फैक्टर 5 एक्टिवेटेड के साथ अटैच होगी, तो फिर ये थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगी। उससे थ्रोम्बिन फेब्रिनोजिन को फेब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और अल्टीमेटली हमारे पास स्टेबल फिब्रिन बन जाएगा। स्टेबल फिब्रिन मतलब फैक्टर 13 की इन्वॉल्वमेंट से, इसका नाम ही ये हमारे पास है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर फैक्टर 13 एक्ट करेगा और स्टेबल फैक्टर फिब्रिन हमारे पास बन जाएगी। इसमें किसी को कोई मसला, कोई इशू? चलें आगे चलते हैं। एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन मतलब, अब थ्रोम्बिन हमने उसकी इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ ली कि उसने ही फेब्रिनोजिन को फेब्रिन में कन्वर्ट करना है, वरना अगर पीछे से कुछ भी होता आ रहा है थ्रोम्बिन नहीं बनेगी तो हमारे पास एक हीमोस्टैटिक प्लग ही प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इसी तरह इसके और भी फंक्शंस हैं। एक तो ये प्लेटलेट एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं, इनहिबिट फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिनोलाइसिस को इनहिबिट करवा देता है। फिब्रिनोलाइसिस मतलब फिब्रिन का टूटना, तो ये तो फिब्रिन को बना रहा है, तो इसलिए फिब्रिनोलाइसिस को इनहिबिट कर देगा। फैक्टर 8 को इसके एक्टिवेटेड फॉर्म में करता है, फैक्टर 8 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में करता है, फैक्टर 5 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में करता है, फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बनाता है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन 3 की एक्टिवेशन करवाता है, प्रोटीन 11 की एक्टिवेशन, और प्रोटीन 13 की एक्टिवेशन और स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये भी एक टेबल है स्टेबलाइजेशन ऑफ फिब्रिन। थ्रोम्बिन ने पहले फिब्रिनोजिन पे एक्ट किया, वहां पर फिब्रिनोपेप्टाइड रिलीज हुआ और फिब्रिन मोनोमर्स बन गए। वहां पे हाइड्रोजन फिर फिब्रिन मोनोमर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और फिब्रिन पॉलीमर्स बन गए। और साथ ही थ्रोम्बिन ने जो फैक्टर 13 था उसे उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में किया, और यहाँ पर फिर फैक्टर 13 की एक्टिवेटेड फॉर्म ने एक्ट किया और हमारे पास क्रॉस लिंक फिब्रिन बन गए। और इस तरह हमारे पास जो हमें क्रॉस लिंक फिब्रिन चाहिए थी, पक्की फिब्रिन चाहिए थी, वो प्रोड्यूस हो गई या हमें मिल गई। एंटीकोएगुलेंट्स। अब एंटीकोएगुलेंट्स भी कुछ होने चाहिए। अब हमारी बॉडी में कोएगुलेशन ही तो नहीं होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। मतलब एक चीज, ठीक है हर चीज अच्छी लगती है लेकिन एक हद तक अच्छी लगती है, उसके बाद उसे रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे भी हमारी बॉडी में बनाया है कि अगर कुछ हमें हमारी बॉडी में कोएगुलेशन कर रहे हैं, हमें कोई चोट लगी है, कोएगुलेशन हो रही है, वहां पर हमारा खून रुक गया है, मतलब ऊपर से जख्म भी सही हो गया है, तो अब वहां पर कोएगुलेशन नहीं होनी चाहिए, स्टॉप हो जानी चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ हमारे पास फैक्टर्स या कुछ एंटी कोएगुलेंट्स हैं। इनमें आता है थ्रोम्बोमोडुलिन, एंटी थ्रोम्बिन 3, उसके बाद टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोटीन 3 एंड प्रोटीन 8। प्रोस्टासाइक्लिन हमने ऊपर पढ़ लिया था कि ये किस तरह प्रिवेंट करता है। ये अल्टीमेटली CMP पाथवे को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एग्रीगेशन और एडहेजन की स्टॉप हो जाती है। और उसके बाद टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर मतलब फैक्टर 7 पे जो टिश्यू फैक्टर एक्ट करता है, तो वो उसे ही इनहिबिट करवा देगा, तो उसका पाथवे ही अल्टीमेटली इनहिबिट हो जाएगा, तो ये आगे काम ही नहीं चलेगा। थ्रोम्बोमोडुलिन ये भी यहाँ पर आएगा, प्रोटीन 3 एंड 8, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन 3 और 8 जो फैक्टर 5 और 8, इनकी जो कोएगुलेशन है या ये इंपॉर्टेंट वो फैक्टर्स हैं। फैक्टर 5 ने 10 के साथ लगना है तो आगे थ्रोम्बिन बननी है, तो अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगी तो हमारे पास वो आएंगे ही नहीं, फिब्रिन ही नहीं आएगा। और फैक्टर 8 ने तो 9 के साथ लगना है, अगर ये बनेगा तो हमारे पास फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा, और आगे फिर थ्रोम्बिन और फिब्रिन बनेगी। तो ये इन दोनों को ही स्टॉप कर लेते हैं। अब स्टॉप किस तरह करते हैं? एंडोथेलियल सेल सरफेस रिसेप्टर हमारे पास यहाँ पे है थ्रोम्बोमोडुलिन।
थ्रोम्बोमोडुलिन पे आकर थ्रोम्बिन अटैच हो जाता है। जब ये अटैच होते हैं तो ये एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीन सी को। जब प्रोटीन सी एक्टिवेट कर देता है तो फिर ये जो प्रोटीन सी है ये प्रोटीन सी जो फैक्टर 8 और 5 है उसकी एक्टिवेशन को रोक देते हैं, या विच डिस्ट्रॉय एक्टिवेटेड फैक्टर 5 एंड 8। वो एक्टिवेटेड फैक्टर 5 और 8 को स्टॉप कर देते हैं। इस तरह अल्टीमेटली आगे थ्रोम्बिन ही नहीं बनेगा और थ्रोम्बिन से आगे फिब्रिन ही नहीं बनेगी। और दूसरी साइड पर ये इनहिबिट कर देते हैं TP1I, मतलब ये है टिश्यू प्लाज्मोडियन एक्टिवेटेड इनहिबिटर, प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटेड इनहिबिटर। अब टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटेड इनहिबिटर क्या है, ये अभी कंफ्यूज ना हो, आगे इसका डिफरेंस आता है। फिब्रिनोलाइसिस। अब हमें फिब्रिन भी एक हद तक चाहिए, अगर ऊपर हर चीज अगर बन रही है तो उसने टूटना भी है। इसलिए फिब्रिनोलाइसिस का मतलब है फिब्रिन का टूटना। फिब्रिन यहाँ पे टूटती ही पहले दो चीजें यहाँ पर कर लें हम। एक है टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर जो प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवाएगा, प्लाज्मिन आगे फिब्रिन पे एक्ट करेगी और वो फिब्रिन को तोड़ देगी, यानी फिर फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ये प्रमोट होती है, एक्टिवेट करती है। एक्टिवेटर मतलब एक्टिवेटर, यहाँ हम फिब्रिनोलाइसिस की हेडिंग में पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये याद रख लें कि टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मतलब ये एक्टिव करवा रही है, ये फिब्रिनोलाइसिस को इनहेंस करवा रही है। और दूसरी साइड पे आते हैं हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर इनहिबिटर। ये लास्ट वर्ड है इनहिबिटर, मतलब इसने स्टॉप कर देनी है, फिब्रिनोलाइसिस को इनहिबिट कर देना है। इनहिबिट इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजिन एंड इनहिबिट फिब्रिनोलाइसिस, मतलब ये प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में ही कन्वर्ट नहीं होने देगी और अल्टीमेटली फिर हमारे पास जो फिब्रिन है वो भी फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में होगी नहीं। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है यहाँ पर फिब्रिनोलाइजर्स हैं जो एक्ट करते हैं, वो हमारे पास हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। मतलब जो हमारे पास फिब्रिनोलाइजर मतलब जो फिब्रिन को प्रमोट करवा रहे हैं वो हमारे पास है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। इसके बाद ये नीचे डायग्राम है जिसमें दिखाया हुआ है कि कैसे एंडोथेलियल सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड के बीच एक बैरियर बना होता है। इसमें टिश्यू फैक्टर उनके फंक्शन से लिखे हुए हैं। टिश्यू फैक्टर इनिशिएट करवाता है कोएगुलेशन को, मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट कर एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट करवाता है, तो अल्टीमेटली टिश्यू फैक्टर कोएगुलेशन को इनिशिएट करवाता है। प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमने पढ़ा था इनहिबिटर, नेचुरल इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट फंक्शन में। तो ये वेल्सोडाइलेशन करवाते हैं और इनहिबिट करवाते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को। वॉन विलिब्रॉन फैक्टर, इसके दो काम होते हैं। एक तो ये प्लेटलेट एडहेजन एग्रीगेशन में हेल्प करवाता है, उसके बाद कैरियर भी है फैक्टर 8 का। इसके बाद फैक्टर 8 कैरियर और फैक्टर 8 और थ्रोम्बो एंटी थ्रोम्बिन टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर एंड प्रोटीन प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन सी एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सी, ये सब कुछ ब्लड कोएगुलेशन को इनहिबिट करवाते हैं। और उसके बाद टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। एक्टिवेटर टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर मतलब ये एक्टिवेट करवाया प्लाज्मिनोजिन को, अल्टीमेटली प्लाज्मिनोजिन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिब्रिन से एक्ट करेगा और इससे हमारी फिब्रिनोलाइसिस हो जाएगी।